हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरवाली पाठशाला पर। मैं पंकज मालविया आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको मिलाने वाले एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के बावजूद भी विभिन्न कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने जीवन की सफलता की इबारत को इन्होंने स्वयं लिखा है। तो बच्चों में आपको मिलाना चाहूँगा श्रीमान मुकेश जी चौधरी से, जिन्होंने हाल ही में कंडक्ट आरपीएससी एग्जाम 2022-23 में ऑल राजस्थान जियोग्राफी सब्जेक्ट से फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। और आज के इस सेशन में हम इनसे परिचर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये इनके मार्गदर्शन से आप 12th तथा 11th में अपनी रणनीति को बना के सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और इनके वर्तमान पदस्थापन के बारे में इनसे परिचय करिए। सबसे पहले तो पंकज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया बच्चों के लिए एक सेशन लेने का। क्योंकि कैरियर गाइडेंस एक ऐसा होता है कि विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलता है, उसके माता पिता उस क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो विद्यार्थी को ये संकोच और एक असुरक्षा की भावना होती है कि वो किस फील्ड में जाएगा। और अपने मार्क्स जो हासिल किए, जो भी उसकी सब्जेक्ट रही हो, या तो 12th का हो या 10th का, तो वो किस प्रकार से एक चयन करें। तो मेरा परिचय इन्होंने दे ही दिया है। मैं स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले ज़्यादा समय तो मुझे टीचिंग में हुआ नहीं, दिसंबर की ज्वाइनिंग थी, लेकिन मैंने विद्यार्थियों को देखा है काफ़ी समय, 5-6 महीने मैंने उनको, तो उस हिसाब से बात इन्होंने की है उस पर अपन ये सोचकर चर्चा करेंगे कि 11th एवं 12th के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन बहुत ही उपयोगी हो। उनके जो जनरल एक सवाल आते हैं अपन उन पर चर्चा करेंगे। तो इन्होंने बताया कि मैं अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताऊँ। तो मैंने अपने गाँव से ही 10th की है एवं जिला मुख्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहा था। उसके बाद मैंने जयपुर से लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज थी, वहाँ से मैंने बीएससी किया था। उसमें भी मेरे सेम ही सब्जेक्ट थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उसके बाद विभिन्न कंपटीशन की तैयारी की है मैंने, और उसके साथ में बीएड भी मैंने किया था उसी समय, और 20 में मैंने बीएड कर लिया था। उसके बाद एमए मैंने नॉन कॉलेज, जिसको प्राइवेट बोलते हैं, नॉन कॉलेज ज्योग्राफी से राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया था। तो उसके बाद ये वैकेंसी आई और उसकी प्रिपरेशन मैंने की है। और मेरा वर्तमान पदस्थापन सिरोही प्रॉपर जिला मिला नहीं, कारण यहाँ की सीटें खुली नहीं थी। बाकी मैं मूलतः निवासी इसी ज़िले का हूँ, सिरोही ज़िले का। तो मुझे पास ही में जालोर ज़िले में जसवंतपुरा ब्लॉक में एक विद्यालय में मैं पदस्थापित हूँ। वर्तमान में स्कूल व्याख्याता भूगोल के पद पर पदस्थापित हूँ। तो सर, आप विभिन्न विद्यार्थियों के सवाल रहते हैं कि क्या क्या जो आपको प्राप्त हुए होंगे, आप मुझे एक एक कर वो बताएं, तो अपन उसके बारे में इस संवाद को आगे बढ़ाएं। तो मुकेश जी, जैसे कि अभी हाल ही में अपने 10th के एग्जाम हो गए, बच्चों का शानदार रिजल्ट भी रहा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं उनके जैसे कम परसेंटेज बन जाते हैं उनसे, तो वो सोचते हैं कि मैं साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ या कॉमर्स लूँ, कौन सी सब्जेक्ट का चयन करूँ। तो वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज के बेस पर सब्जेक्ट का चयन करने लगते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जी, आजकल बोर्ड की मार्किंग भी सीबीएसई पैटर्न पे हो गई है, और इनका ये है कि ऑब्जेक्टिव जो आते हैं सवाल, वो ऑब्जेक्टिव सवाल काफ़ी हो गए हैं। तो एक अच्छे नंबर लाना कोई एक वो बड़ी बात हो गई, रह नहीं गई है। तो मैं तो विद्यार्थियों को इतना मैसेज देना चाहूँगा कि एक परसेंटेज का जो फोबिया मतलब एक चल रहा है क्रेज कि हाँ परसेंटेज इतने परसेंट, 95 से नीचे आसपास, जैसे कि मैंने देखा है, तो 95 से नीचे कोई बताने को तैयार नहीं है। तो विद्यार्थी को ये सोच के आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि 95 है तो मेरे 60 है, 65, 70 है, तो वो उस रेस में आगे शायद पीछे रह जाए, तो उसको ये फील्ड छोड़ देना चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट है, यदि आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो, लंबी रेस के हो, तो लंबी रेस में शायद आप मानोगे नहीं कि हमारे क्लास में तो कम ही थे, लेकिन बाकी आसपास में देखता हूँ, 12th में देखो या आगे भी मैं जो संपर्क में विद्यार्थी थे, उसमें से काफ़ी सारे बीच में ही क्विट कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 97 वाले आपको अंत तक की लड़ाई तक दिखाई देंगे, वो अंत तक दिखाई देने वाले काफ़ी सारे नहीं होते हैं, उसमें से 1-2 विद्यार्थी होते हैं, वो अंत तक बने हुए रहते हैं। तो चाहे आपके कितने भी परसेंटेज रहे हो, यदि आपका कोई सपना है, आप उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट के प्रति आपका विशेष लगाव है, तो उसमें आपको बिल्कुल कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे मेहनत पे जोर देना चाहिए, और अच्छे तरीके से जो आपकी सब्जेक्ट है, या तो आपकी कोई काउंसलिंग हो अच्छे से कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, या फिर आपके कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई विशेष हो कि किसी ने और भी पहले कर रखा हो, आपको उसमें इंटरेस्ट हो, तो भी आपको बिल्कुल लेना चाहिए। और आपके सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं, पहले भी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ी है, तो उसके प्रति आपका लगाव कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए।
एक और सवाल कि ये जैसे अपने 10th के बाद आपका जो सब्जेक्ट रहा है, मतलब जो कंपटीशन का जो आपका सब्जेक्ट रहा है वो जियोग्राफी रहा है। तो अगर 10th के बाद कोई बच्चा अगर जियोग्राफी सब्जेक्ट लेता है तो उस जियोग्राफी में कौन कौन से आगे जाके स्कोप हो सकते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए हमारे बच्चों को। जी जी बिल्कुल, ये सवाल जो है ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी यही है, तो ये एक तरीके से तर्कसंगत सवाल है। तो ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी तो होती ही है, बाकी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल रहता है उसी प्रकार से इसमें भी प्रैक्टिकल रहता है। तो कोई भी विद्यार्थी मैथ्स बैकग्राउंड, जिसको मैथ्स भी अच्छी लगती है, जिसको मैथ्स टाइप सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, उसके लिए तो बेनिफिट ये हमेशा रहता ही है, इसमें नो डाउट कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसमें जैसे आप 11th-12th में यदि आप ज्योग्राफी लेते हो तो इसका बेनिफिट ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने में आपको ये सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 में से बाकी भेजे जाते हैं, 14 मार्क्स भेजे जाते हैं 12th बोर्ड में, अपन देखें तो स्कूल के द्वारा तो 56 का ही पेपर होता है। तो आपको पढ़ाई 56 मार्क्स के लिए करनी पड़ती है। यदि आप दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह होते हैं तो उसमें 20 मार्क्स भेजे जाते हैं, 80 नंबर का रिटर्न होता है बोर्ड के द्वारा, तो आपको वो मार्क्स कम होते हैं, बाकी प्रैक्टिकल में ऐड हो जाते हैं। तो एक इजी वे में अच्छे नंबर लाने में आपको हेल्प तो मिलती ही है। उसके अलावा यदि आप देखें 11th-12th के बाद इसका उपयोग, तो अपन 3 तरीके से इसको देख सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी लें तो आगे आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, 3 पोर्शन मैंने देखे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान, तीनों पोर्शन सवाल आ ही जाते हैं। 10-10 सवाल मानो तो 30 सवाल तो हर जगह आ ही जाएंगे, आपको मिल ही जाएंगे। जो जिसका अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का कोई एग्जाम है उसमें ये सवाल जनरल PYQ मिल ही मतलब ऑब्जेक्टिव MCQ मिल ही जाएंगे। तो ये बेनिफिट कंपटीशन बेसिस पे हो गया। और ऑप्शनल यदि कोई आगे UPSC की कर रहा है कोई, तो उसके लिए ऑप्शनल ज्योग्राफी एक अच्छा है, क्योंकि डायग्राम वगैरह होते हैं, एक समझने की सब्जेक्ट है। और इसके अलावा यदि MA कर रहा है और कोई BEd टीचिंग में जाना चाहता है, तो जैसा कि मैंने किया है, वो भी टीचिंग में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी ज्योग्राफी RPSC आयोजित करवाती है, जो भी वैकेंसी जो भी स्कूल लेक्चरर की हो, तो उसमें भी ज्योग्राफी की अच्छी मात्रा में सर पोस्ट आ जाती है, तो वो उसके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। उसके अलावा अपन तीसरा रास्ता देखें तो तीसरा रास्ता ये है कि MA के बाद यदि वो NTA द्वारा UG जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करे, JRF करे, तो उसके लिए जो रिसर्च के लिए आगे जाना चाहे तो PhD में एनरोल होके और उसको फेलोशिप मिलती है सर। तो वो फेलोशिप काफ़ी, शायद अब तो 38 या कुछ 38,000 पर मंथ है, तो वो फेलोशिप मिलती रहती है। उसके साथ आगे की तैयारी को कोई भी विद्यार्थी जारी रख सकता है। तो 3 वे में आप ये देख सकते हो कि इसके सब्जेक्ट को अपन आगे कौन सी दिशा में जाना है वो बेटर रहता है। एक सवाल ये सर कि अपने जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है कोई भी अभ्यर्थी, तो उस टाइम में वो टाइम मैनेजमेंट का है, रिवीजन का है, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने का, आप अभी देखोगे कि बोर्ड एग्जाम में भी MCQ वाले सवाल आने लगे हैं। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट का है, रिवीजन का है और शॉर्ट नोट्स का, ये किस तरीके से बनाए बच्चे की बोर्ड एग्जाम में जब एग्जाम पास में आए तो वो क्या है कि पूरा सिलेबस रिवीजन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो ऐसी क्या रणनीति वो अपनाए कि वो साथ साथ में रिवीजन भी करते जाए, शॉर्ट नोट्स, और रिवीजन का जो टाइमिंग होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए कि कैसे बच्चे अपना रिवीजन करें कि जो जो पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु है वो उनको लंबे समय तक याद रहे। बोर्ड एग्जाम में जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, तो मेरे को 2 महीने उन बच्चों को पढ़ाने को मिले थे। तो मैंने एक चीज़ उनमें कॉमन लगभग देखी कि शुरू में उन्होंने पाठ्यक्रम ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं था। शुरू में पढ़ा हुआ नहीं था तो इनके क्या है, बाद में इनको जब हम प्री बोर्ड की एग्ज़ाम ली, एकदम प्रॉपर तरीके से हमने 2 बार प्री बोर्ड करवाए थे उनके, तो प्री बोर्ड की एग्ज़ाम ली थी, तो वो लिखने में खुद को ऐसा उनको एक डर रहता था कि सर कैसे होगा ये। लेकिन वास्तव में बात ये है कि यदि आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार कर रहे हो, जो भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं वो अच्छे से तैयार होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान वाले और 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसमें बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर होने पर आगे ही लीड मिल जाती है। और बाकी बात रही बड़े प्रश्न हैं, तो बड़े प्रश्न के लिए एक समग्र जब तक अप्रोच विकसित नहीं होगी, अच्छे से आपने कंटेंट जो भी विषय वस्तु आपको पढ़ाया गया है उसमें अपने विद्यालय में आपने अच्छे से पढ़ा है, उसको यदि आप अंतर्ग्रहित नहीं कर रहे हो और खुद से रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तब तक वो क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं होगा, और जब तक अच्छा आंसर फ्रेम नहीं होगा तब तक मार्क्स मिलने मुश्किल है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके अलावा रिवीजन की आपने बात कही, तो रिवीजन का ये तरीका है कि एक क्रमबद्ध
थोड़ा थोड़ा टाइम छोड़ के आपको रिवीजन करना चाहिए। जैसे अपन देखें, आज जैसे पढ़ाया सर ने, तो वो आप सभी विद्यार्थियों को घर जाके एक बार अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। यदि कोई खाली कालांश आ गया और ऐसी कोई घर पे टाइम मिल गया, खाली कालांश हालांकि प्राइवेट विद्यालयों में तो होते नहीं है, गवर्नमेंट में कभी कोई शिक्षक छुट्टी पे हो या फिर अदर कोई सरकारी कार्य के लिए जाना पड़े तो उनके लिए ये रहता है, तो उन विद्यार्थियों को क्लास में वो वापस रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन काफ़ी 5-7 दिन हो गए, उसके बाद आपको पुनः एक बार रिवाइज करना चाहिए। और आंसर राइटिंग घर जाके जो उनके प्रश्न उत्तर लिखने के लिए देते हैं वो कंटिन्यू रूप से करने चाहिए, तो लास्ट में उनको इतना प्रेशर होता नहीं है। और उसके लिए सब्जेक्ट के लिए मेरे देखे तो मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, मतलब टोटल 10 नंबर के, तो वो मैपिंग अच्छे से सर तैयार हो तो उसमें 10 नंबर डायरेक्ट मिल भी जाते हैं, तो वो बेनिफिट रहता है। एक सर, जैसे कि कोई बच्चा है, वो आजकल क्या है, कंपटीशन का दौर बढ़ गया है, तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जैसे 10th के बाद है कोई जी मेंस, जी एडवांस है, नीट की प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर लेते हैं, तो 11th-12th के साथ जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनकी तैयारी किस प्रकार से अपन करें कि दोनों साथ साथ में मैनेज हो सके? जी सर, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें शुरू में तो ये माहौल शहरों तक ही सीमित था कि लोग अपने बच्चों के लिए ये मानते थे कि इनको साथ साथ में कॉम्पिटिटिव जो भी आगे या तो एंट्रेंस एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनकी तैयारी करवाते थे। लेकिन अभी ये ऑनलाइन माध्यम आते हुए ये प्रचलन थोड़ा उलट गया है और गाँवों तक आ गया है। तो गाँवों तक आ गया है तो उनको बच्चों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, साथ साथ ये देखना ही जरूरी है। तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, उनको 11th में बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि 11th में अच्छे से तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव की भी साथ में। तो इससे ये होगा कि 11th का तो कवर हो जाएगा, प्लस कंपटीशन का समय 11th में जितना ज़्यादा मिलेगा उतना 12th में नहीं मिल पाता है, क्योंकि 12th में फिर बोर्ड एग्जाम भी होते हैं, तो एक प्रेशर भी रहता है कि यहाँ अच्छे नंबर लाने हैं। तो दिसंबर के बाद कॉम्पिटिटिव के काम के नहीं रहते हैं, और पूरी 11th में आपको पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेके चले। साथ साथ में आप यदि आप नीट वगैरह की कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई जुड़ सकते हैं, कोई भी अच्छे कोचिंग वगैरह हो, तो वो थोड़ा थोड़ा भले ही तैयार करोगे तो एक दिन बहुत अच्छा तैयार हो ही जाता है। तो वो उसी के साथ जुड़े रह के और डेली प्रैक्टिस करेंगे, और 12th में जितना भी टाइम मिले दिसंबर तक भले ही, उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम को डिवोट हो जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले का बाद में आपको काम ही आएगा। और सर, ऑनलाइन क्लासेस है जो, वो ऑनलाइन क्लासेस किस प्रकार से हेल्प कर सकती है बच्चों को उनके मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाने के लिए? और साथ साथ में आपने जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी मैक्सिमम आपने घर पर रहकर ही सेल्फ स्टडी से या फिर ऑनलाइन कोचिंग से ले की है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस का महत्व किस प्रकार से ये बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स कवर करे, अपना सिलेबस कवर कर सके? वास्तव में सर देखे तो जो कोरोना था वो ऐसे तो महामारी था, लेकिन इसने काफ़ी सारे ऑप्शन खोले हैं। जैसे ऑनलाइन इसकी ही उत्पत्ति है, इससे पहले ऑनलाइन बहुत कम वीडियो मिलते थे, मैं भी देखता था उस टाइम कॉलेज के टाइम, तो काफ़ी टाइम 1-2 यूट्यूब चैनल होते थे, वो सर पढ़ाते थे। बाकी आजकल न्यू है कि आपको बहुत बेहतर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि यदि आप स्कूल में कोई डाउट रह गया है तो ऐसे कल तक इंतज़ार करने की बात ही नहीं है, आप उसी टाइम सॉल्व कर सकते हो। और यदि कोई कोर्स के साथ में यदि आप छुट्टियों में आप किसी ऑनलाइन माध्यम से किसी टीचर से जुड़े हो तो स्कूल तक आप एक आध सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और वो एक जुड़ाव भी होता है उसमें। स्कूल में क्या है, आने जाने की बाध्यता रहती है, उसमें यदि वो साथ में एक तरीके से सप्लीमेंट्री तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय जीवन में तो सभी गुणों के विकास के लिए विद्यालय तो जाना ही बेहतर होता है। लेकिन ऑनलाइन एक सप्लीमेंट्री तरीके से बहुत अच्छे से कोई डाउट हो तो वो सॉल्व आपको कर सकते हैं, घर पे ही, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि बच्चों, मुकेश जी सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, और इन चीज़ों का आप यूज करके आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हो। किस प्रकार से बोर्ड में अच्छा स्कोर करें, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करें, आगे जाके किस प्रकार के आपको सब्जेक्ट में सारे स्कोप है, वो बहुत कुछ बातें आज हमको मुकेश जी सर ने बताई है। और मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि जो अपने मुकेश जी सर है वो हाल ही में आपको लगभग जुलाई से अरावली पाठशाला पर आपको 11th-12th की एनसीईआरटी की जो कंप्लीट एनसीईआरटी है वो जियोग्राफी में आपको करवाएंगे। तो इसमें सर की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से वो आपको जियोग्राफी के अंत तक लेके जाएंगे और जिससे आप क्या करेंगे, अच्छा स्कोर बोर्ड में प्राप्त कर सकते हो। जी सर, आपसे जुड़ के मुझे भी खुशी हुई। आपने ये बताया कि 11th-12th की ज्योग्राफी का तो एनसीईआरटी की विषय वस्तु है वो मैं अच्छे से सर के प्लेटफॉर्म पे अपलोड हम करेंगे, और आप उससे जुड़िए एक बार।
और जो नोट्स टाइप है, जो मेन चीज़ें हैं वो अच्छे से बताएंगे। और उसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के जो पीछे के एमसीक्यू दिए हुए हैं वो, और उसके अलावा रिटर्न के जो दिए हुए हैं आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है वो बताएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट विद्यालय जहाँ मेरा पद स्थापन है, हालांकि मैंने 2 महीने ही उनको पढ़ाया था सर, उससे पहले वहाँ स्टाफ था नहीं था, तो भी उन विद्यार्थियों ने 2 महीनों में, मुझे अत्यंत बताते हुए खुशी हो रही है कि उन विद्यार्थियों ने, एक विद्यार्थी के 97 मार्क्स है 100 में से, एक के 95 है, 2 के 93 है, और वहाँ पढ़ाई का वातावरण नहीं है, उस हिसाब से उन विद्यार्थियों ने बहुत ही कमाल किया है। मेरे लिए ये अत्यंत खुशी की बात है। तो एनसीईआरटी अपन करेंगे बहुत अच्छे से जुलाई से, और थोड़ा समय 15-20 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपन अच्छे फ्लो में लेके, और सबसे पहले प्रयास रहेगा कि 12th के जो 2 बुक है, मानव भूगोल और एक अर्थव्यवस्था वाली, वो अच्छे से अपन इस पे, आपको टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ, वो पीपीटी होगी, वो भी मिल जाएगी इसको। और एक सर मैं बात कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी 11th एंड 12th में, एक तो है ऑनलाइन दुनिया, उनसे आपको एक मेरा संदेश है कि ऑनलाइन से आपको उतना ही रखना होगा जितना आपके काम है। बाकी चीज़ों में स्थिति ये हो जाती है कि पहले इंसान टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करता था, आजकल टेक्नोलॉजी है वो इंसान को नियंत्रित कर रही है। तो विद्यार्थियों को इन बातों को समझना होगा, और एक डिप्रेशन वगैरह है, इन स्थिति से आपको नहीं गुजरना है, आपको अभी आगे भविष्य की ओर देखना है और एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप। आशा करता हूँ बच्चों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही सेशन के लिए और 11, 12, 9, 10 के जो एनसीईआरटी बुक है उनके कंप्लीट कोर्स के लिए वो भी सारे वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल आरवी पाठशाला पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।